हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदेश। पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद इस चीज़ में आज के टाइम में लोगों को राजनीति लगे। खाली बैठा था, सोचा कुछ कर लें, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज। वो है हमारा एक सरकारी पोर्टल है जैम, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। हमें कुछ सामान चाहिए तो हम सीधा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को ऑर्डर कर देते हैं, वो हमारे घर आ जाता है। उसी प्रकार से सरकारी व्यवस्था के अंदर एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम जैम है। सरकारी संस्था में अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो हम जैसे हम फ्लिपकार्ट ऑर्डर करते हैं वैसे ही हम जैम के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेंडर हमारे रजिस्टर्ड होते हैं सरकारी। तो इन्होंने क्या किया, जैम के अंदर एक व्यवस्था लेके आगे कि मैन पावर सर्विस भी हम जैम के थ्रू ही लेंगे। अब इससे हुआ क्या, अब एक बार बताइए, एक सामान है, वेंडर अपना कमीशन ले रहा है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा उसे कितना देना है। क्या ऐसा डिसाइड हो सकता है कि मैन पावर के लिए भी मैं वही इस्तेमाल कर लूँ? तो मेरे पास एक शासनादेश है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ये एक शासनादेश है सरकारी, ये उत्तर प्रदेश शासन का है, जिसका संख्या मैं बता दूँ 31/2020/273/18/2/2020 97 ब्रैकेट में लखनऊ/2016 TC। इंटरेस्टिंग इसमें मुझे ये लगा कि इसमें एक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पहले से। इसमें है कि भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट जैम को शासनादेश संख्या जो भी है, इसमें आपको अगर आप चाहें तो मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मैं आपको अपना मेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जाके देख सकते हैं शासनादेश के ऊपर। तो इसके अंदर जिक्र किया हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभाग एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पावर के क्रय, आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित ई गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट जैम की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या जो भी है, इस शासनादेश के प्रस्तर 7 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सेवा योजना विभागों से शासनादेश में दी गई व्यवस्था के संबंध में संगत कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ता हुआ जा रहा था इसके नियम शर्तें, और इन्होंने एक अच्छा एक बनाया है वेबसाइट sevaYojna.up.nic.in। इसके ऊपर क्या होता है कि सपोज दैट अगर मैं खाली हूँ और मेरे पास काम नहीं है और मैं पढ़ा लिखा हूँ या नहीं भी हूँ, तो मैं इसके ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। और उसके क्या होगा, विभाग क्या करेगा, जब उसे एक मैन पावर चाहिए तो उससे ऊपर से वो उठा लेगा जो उनके लायक होंगे। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, लगभग 1 करोड़ का अगर एक टेंडर मिलता है तो उसकी नियम शर्तें क्या होनी चाहिए। तो एक नियम शर्त इसमें ये है कि फसली टेंडर के लिए एक होती है हमारी EMD, वो 2% होती है, मान के चलते हैं हम। और एक उसके बाद जब हमें टेंडर मिल जाता है तो हमारी सिक्योरिटी जमा होती है 10% की, 5 से 10%, अलग अलग विभागों अलग अलग हिसाब है, तो हम उसे भी छोड़ते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा क्लॉज दिया हुआ है कि आपको टाइम से सैलरी देनी पड़ेगी, ESI PF काटना पड़ेगा, बाकी अन्य खर्चे। अब मैंने बहुत सारे ऐसे टेंडर देखे जैम के ऊपर जो कि साफ दर्शाते हैं कि चोरी के अलावा कुछ नहीं है। मैं बदनाम नहीं करूंगा सरकारों को कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि चोर हम खुद होते हैं, सरकार कभी चोर नहीं हुआ करती। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे, मेरा बेटा है या बेटी है मेरी, अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो उसको समझाना मेरा काम है, ठीक है। अगर वो गलती करता है उसके बाद भी, तो फिर गलती किसकी है? मेरी, क्योंकि मैंने उसे सही संस्कार नहीं दिए। वो गलतियां कर रहा था, मैंने सुधारा नहीं उसे। तो अब मैं देखता हूँ, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने की है जैम की, जैसे मैंने आपको शासनादेश दिखाया उसके अनुसार।
सपोज दैट एक टेंडर मुझे मिल गया, 1 करोड़ का, जैसा उसमें दिखाया हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ रुपया। चलिए वो 1 करोड़ रुपये का टेंडर मुझे मिल गया। मैंने इसे डिवाइड करने की कोशिश की कि 1 करोड़ रुपये मैं कैसे डिवाइड करूँगा। तो मैंने एक मिनिमम वेजेस लिया है अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का, जो कि आज मैं देखूं तो एक आपको भी सोचते हुए हंसी आएगी या सुन के हंसी आएगी। हमारा यूपी का जो मिनिमम वेजेस है, जो लेटेस्ट है अक्टूबर 2020 का, वो है 8,625 रुपये महीने का। सेमी स्किल्ड की बात करते हैं तो 9,487 रुपये 50 पैसे। हाईली स्किल्ड, जो बेचारा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो MSc BSc किए हुए हैं और वो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं या ड्राइवरी की नौकरी कर रहे हैं। हाईली स्किल्ड का हमारा एक मिनिमम वेजेस है 10,627 रुपये 50 पैसे। मैंने इसके ऊपर ESI PF सब कुछ जोड़ के देखा तो मेरा जो कैलकुलेशन के हिसाब से आया वो मेरा 1,672 रुपये 49 पैसे आया। अब क्या हुआ कि मैंने आपसे कहा कि इसमें सरकार चोर नहीं है, चोर हम खुद हैं। कारण जेम के ऊपर एक नोडल अधिकारी बैठाया गया है जिसे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। वो एक कमीशन सेट करता है 0.01। अगर मैं 0.01 का अगर देखूँ और 1 करोड़ का टेंडर मुझे मिल गया तो मेरा कमीशन कितना हुआ? ऑल्दो मात्र 1,000 रुपये। 1 करोड़ का काम करूँगा मैं और मुझे सिर्फ 1,000 रुपये मिलेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब मेरे जो हिसाब आया था 1 करोड़ का टेंडर जो मिलता है मेरे को, तो 1,672 रुपये 49 पैसे का मान के चलते, तो 649 रुपये को बड़ी बात नहीं है। चलिए, अगर सपोज दैट अगर मैं एक नया या मैं पुराना, उसमें कोई मैटर नहीं आए, अगर मैं एक 10 लाख की अगर मुझे उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, उसका मैं लोन लेता हूँ बैंक से, तो बैंक मेरे को 18% का लगा देगा इंटरेस्ट। अगर वो 10 लाख के ऊपर अगर मैं अपना इंटरेस्ट देखूँ तो मेरा 1,01,60 रुपये आता है। तो जो मेरा स्टार्टिंग से ही जो इन्वेस्ट हो गया, अगर मैं MSME से रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे वो देनी पड़ेगी। EMD से मैं बच गया, बट मुझे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 10% का। तो 10% के बजाय जो मेरा 10 लाख बैठता वो मेरा बैठा 11,01,60 रुपये। तो ये मेरा हो गया ब्लॉक 1 साल के लिए। अब आते हैं मैं अपने खर्चों पे आता हूँ। अगर सपोज है मेरे पास ऑफिस नहीं है, मैं ऑफिस भी रेंट पे लूँगा। मेरा ऑफिस का रेंट मैं एक अच्छी अगर लोकेशन पे लेता हूँ तो 10,000 रुपये महीना, तो 1,20,000 मेरा ऑफिस का खर्चा हो गया। एक एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा यार, इतना सारा काम तो मैं अकेले देख नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस तो ऑफिस है, जिसमें कि मैं अपना या जो एम्प्लॉयर है मैं उसका कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो एक एम्प्लॉय की सैलरी मैं 11,000 मान के चलता हूँ, क्योंकि एजुकेटेड रखूँगा, सरकार की तरह नहीं कि मैं 10,627 रुपये उसे दूँगा, जिसमें कि उसका ESI PF भी कटना है। तो 1,32,000 मेरे एम्प्लॉय का हो गया। ऑफिस के एक्सपेंसेस, जब मैं ऑफिस लेके बैठा हूँ तो मेरे खर्चे भी होंगे, बिजली भी है, कंप्यूटर भी है, ये भी है, सब कुछ है। तो मैं 6,000 का एक एवरेज लगा चलता हूँ तो मेरा साल का 72,000 हो गया। अब सपोज दैट अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो मेरा 3,24,000 रुपये मेरा गया हवा में। क्या कमाने के लिए? 1,000 रुपये कमाने के लिए मैंने 3,24,000 रुपये लगा दिए। अब इसकी रिकवरी तो मैं कहीं ना कहीं से करूँगा। अब आगे आते हैं। अब अगर मैं 1 करोड़ की बिलिंग करता हूँ तो मान के चलिए 2,13,000 रुपये मेरा TDS कट गया। अब इसमें भी एक नया फंडा मुझे क्या मिला? 0.01। मैंने एक बार बात भी करने की कोशिश की थी किसी एक विभाग में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो नोडल ने सेट कर दिया वो सेट कर दिया। अब 0.01 कमाने के लिए मुझे 0.5% जेम को कमीशन देना पड़ेगा, यानी कि 1 और लाख। अगर मैं सबको टोटल करता हूँ, सारे खर्चे लगा के, इंक्लूडिंग मेरा जो मैंने बैंक से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ,
1,00,000 रुपया, तो मेरा जो एक्सपेंसेस आया वो टोटल आया 6,74,177 रुपये। क्या कमाने के लिए? मात्र 1,000 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट खुद करके देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या मैंने कैलकुलेट किया, कि मैंने जो मेरी बिलिंग है वो मैं आपको पूरे कलेक्शन बता दूंगा अगर कोई मुझसे पूछना चाहेगा तो। अब आते हैं सैलरी कैसे होगी। जब अगर मैंने आपको बता दिया मिनिमम वेजेस हमारे बहुत शायद ऊपर वाले हैं, अगर मैं एक मिनिमम वेजेस के ऊपर अगर मैं क्योंकि एम्प्लॉयर का पार्ट भी काटूंगा मैं और एम्प्लॉय का भी पार्ट काटूंगा, तो एम्प्लॉयर का तो मेरे को डिपार्टमेंट दे देगा, बट एम्प्लॉय का तो मैं अपनी तरफ छोड़ दूँगा, मैं उसकी सैलरी से काटूंगा। तो अगर सपोज मैं अनस्किल की बात करता हूँ तो 8,625 रुपये में से मैं 12% उसका EPF काटूंगा, वो बैठता मेरा 1,035 रुपये। ESI में काटूंगा 0.75, तो मेरा बैठा 74 रुपये 68 पैसे। टोटल जो उसके हाथ में सैलरी आएगी 625 के बतौर में, उसको जो सैलरी आएगी वो आएगी मात्र 7,525 रुपये 31 पैसे। ठीक है बॉस। वैसे ही अब सेमी स्किल्ड का देखते हैं 9,487 रुपये 50 पैसे है, तो उसको इन हैंड जो पड़ेगी वो 8,277 रुपये पड़ेगी। हाईली स्किल्ड की बात करें तो 10,627 रुपये 50 पैसे के का एवज में उसे सिर्फ 9,272 रुपये 49 पैसे मिलेंगे। अब ठीक है, अब मैं इसमें से सबकी सैलरी टोटल करने के बाद मैं इनकी सैलरी में से, क्योंकि मेरा 6,000 रुपये कमाने के चक्कर में मेरा 6,74,170 रुपये का तो लगा ही हुआ है। अब मैं इसकी रिकवरी पर क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो मैं रिकवरी कहाँ से करूँगा? सैलरी में से काट के। और तो शुक्र मानिए कि इसमें अभी तक मैंने कुछ डिपार्टमेंटों में, सभी को मैं ब्लेम नहीं करूँगा बिल्कुल, मगर कुछ डिपार्टमेंटों का कमीशन भी होता है। मैं उस कमीशन पे नहीं जाता हूँ अभी, क्योंकि इसको सिर्फ नाम मात्र के ऐसे डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो ज़माना चला गया, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। और शर्त ये है कि मुझे उनके अकाउंट में पे करना है और उसका प्रूफ देना है। अब 1,000 रुपये कमाने के लिए मैं 6,74,170 रुपये का थप्पड़ थोड़ी खाऊंगा या जूता थोड़ी खाऊंगा, मैं भी इसको रिकवर करूँगा कहीं ना कहीं से। तो मैंने एक एवरेज लगाया कि अगर मैं एक आदमी की 416 रुपये काटता हूँ सैलरी में से, तो सबकी सैलरी में से कैलकुलेट करने के बाद मेरे 18,720 रुपये बैठते हैं। और पूरे एक महीने का एवरेज मान के चलूँ तो मुझे 56,160 रुपये मुझे काटने पड़ेंगे पर मंथ सबकी सैलरी में से, जो कि गलत है। मैं खुद मानता हूँ ये गलत है। अब मेरा जो हिसाब, अगर मैं पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन करूँ तो मेरा बैठा 6,73,920 रुपये मैंने चोरी कर ली। ठीक है, और मेरा नुकसान कितना है? 6,74,176 रुपये 80 पैसे। अब समावेश बता देता हूँ, अभी भी इतनी चोरी करने के बाद भी मैं 256 रुपये के नुकसान में हूँ, जिसमें मैंने कुछ नहीं कमाया। मैंने एक बार डिस्कस किया था किसी से कि यार ऐसे बात है कि जैम के अंदर ही घोटाला चल रहा है। इत्तेफाकन वो बिजनेसमैन निकला, उसने मुझसे सीधा कहा कि भाई देखो, हमें कोई मतलब नहीं, हम बिजनेस करने बैठे हैं, हमें तो पैसा चाहिए, यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही, चाहे मुझे चोरी करनी पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो पैसा चाहिए, मैं नुकसान क्यों झेलूँ। तो प्रभु, ये है हमारे देश की व्यवस्था, और कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। चल रहा है, चलने दो, क्योंकि हमें चुप रहने की या नेताओं को बदनाम करने की या उनको गालियाँ देने की आदत पड़ी हुई है। मैंने खुद कहा कि हम खुद चोर हैं, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे कोई नहीं सुधरने वाला। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ एक जैम की बात कर रहा हूँ, बाकी हम ई टेंडर पे मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा।
जो अभी आप नोडल हो, प्रभु आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम उतना तो उसको दो किसका वो हकदार है। हमारे व्यवस्था ये होती है, सपोज दैट अगर मैं एक टेंडर की बात, इसी की मैं बात कर लेता हूँ, तो जो भी अधिकारी है, जो भी समझदार व्यक्ति जो बैठा है सीट के ऊपर, वो क्या करेगा, मिनिमम वेजेस कैलकुलेट कर लेगा, उसके ऊपर SIPF कैलकुलेट कर देगा और उसे एज इट इज़ फ्लोट कर देगा वेबसाइट के ऊपर। प्रभु हर जगह ये भी व्यवस्था होती है कि उसमें आप 10% कमीशन डाल दें, 5 डाल दें, कम से कम उसका जो 2% TDS कट रहा है, बाकी छोड़ चल रेंट वेंट वो उसकी गलती है, मैं मान रहा हूँ। जब वो नहीं है उसके बस में तो उसे लेना नहीं चाहिए था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मगर कम से कम अपना TDS तो निकाल ले, या TDS भी वो अपनी जेब से भरेगा। अब आपकी इच्छा है, इस चीज़ को शेयर करो ना करो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, दुख हुआ कि कोई सरकार खुद चोरी करवा रही है, हमें करनी पड़ रही है, और पिस कौन रहा है, जो बेचारा जिसका कोई टाइम नहीं है, वो 8 घंटे ड्यूटी करे, 10 घंटे करे या 12 घंटे करे, क्योंकि वो अधिकारी पे डिपेंड है। क्योंकि अधिकारी सिर्फ तभी अपना दिमाग लगाते हैं जब उनकी सैलरी का एक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, सैलरी देने के टाइम पे या काम के टाइम पे कोई अपना दिमाग नहीं लगाता। तो धन्यवाद। आज के लिए एक वीडियो बनाएंगे ई-टेंडर के ऊपर, जो कि वो भी बहुत एक अच्छा इशू है। थैंक यू, बाय।